हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 3 करने वाले हैं और इसी पार्ट के साथ हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एंड नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल मार्केट हम स्टार्ट कर देंगे। बच्चों, मैं होप करता हूं कि कल का लाइव सेशन आपने ज़रूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा या फिर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जाके उस लाइव सेक्शन को देखो, उस लाइव को देखो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करी थी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जल्दी से हम देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, अब हम इस थर्ड पार्ट में देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल है वो कितनी होगी और किस सोर्स से हमारे पास आएगी। कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, उसके अंदर क्या मिक्सचर होगा, है ना। डेट हम कितना लें, इक्विटी हम कितना लें, तो मतलब कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम वो डिसाइड करते हैं, है ना, कि हम डेट लें कि हम इक्विटी लें, क्या लें, कैसा स्ट्रक्चर हमारी कैपिटल का होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना होता है और उन पर ना हमको कंसिडरेशन करना होता है कि क्या चीज़ होगी तो हम ये करेंगे, क्या चीज़ नहीं होगी तो हम ये नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है ना कि जैसे मुझे बताओ, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम डेट नहीं लेते हैं। हमको लगता है डेट तो इतना महंगा है ना, अगर हम लोन लेंगे बाजार से तो वो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इक्विटी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, है ना। याद रखना बच्चों, वो फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। अच्छा खासा कैश फ्लो आपके पास है, अच्छा खासा पैसा आपके पास आ रहा है और जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको डेट को इशू करना है। किसको इशू करना है, डेट को, क्योंकि अच्छा खासा पैसा आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास है, अच्छी कैश फ्लो पोजीशन आपकी है, तो आपको क्या करना है, डेट को इशू, डेट आप ले सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट आप आराम से पे आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो डेट को इशू नहीं करना है, हमको इक्विटी को इशू करना है। सेकंड है आरओआई। हमने पार्ट सेकंड में पढ़ लिया था कि अगर आरओआई ज़्यादा है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हम क्या करेंगे, हम डेट को इशू करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पॉज करो वीडियो को, पार्ट 2 देख के आओ, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थर्ड है कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि डेट को इशू करने की क्या कॉस्ट आ रही है, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इक्विटी इशू करने का क्या कंसिडरेशंस हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था कि जैसे जैसे हम डेट को ऐड कर रहे थे, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ा था, जब हमारा आरओआई ज़्यादा था, तो जैसे जैसे हम डेट को इंक्लूड कर रहे थे हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा वो उससे ज़्यादा हो गया था, जैसे ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या हो रहा था, जैसे ही हम डेट को ऐड कर रहे थे हमारा अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो रहा था। तो उस केस में हमको कंसिडर करने की ज़रूरत है कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड इक्विटी यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, हमको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ है टैक्स रेट। मुझे बताओ कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, टैक्स रेट ज़्यादा है, मुझे बताओ आप 100 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये के अंदर 10 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं, यानी कि क्या है, टैक्स रेट हाई है। अगर टैक्स रेट हाई होगी तो हम क्या करेंगे, हम डेट इशू करेंगे। क्यों, क्योंकि डेट पे हमारा लगेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। जैसे ही आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट दिखा देते हो तो जो आपका प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है। एंड जैसे ही नेट प्रॉफिट यानी कि EBITDA यानी कि एबिटा आपका कम हो जाता है तो उसी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है, उसी के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो टैक्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, हमको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हम डेट इशू करते हैं। फिफ्थ है फ्लोटेशन कॉस्ट,
यानी कि यहाँ पे इक्विटी इशू करने की कॉस्ट, ठीक है, अंडरराइटर का एक्सपेंस, ब्रोकर का एक्सपेंस और बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, पेपर एक्सपेंस होते हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं, तो उस सारी कॉस्ट को बियर करेंगे। टेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम डेट इशू कर देंगे, हम इक्विटी इशू नहीं करेंगे। बच्चों ये याद होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ है रिस्क। अगर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है ना, हमको पता चल रहा है कि नहीं यार अगर हम इक्विटी लेंगे तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से धोखेबाज निकल सकते हैं, कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, हम डेट लेंगे तो हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मार्केट में अभी रिस्क चल रहा है, ठीक है ना, हम जहाँ से ले रहे हैं हो सकता है वो सोर्स थोड़ा सा हमको रिस्क उसमें लग रहा है, तो रिस्क अगर ज़्यादा है तो डेट हम नहीं लेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट में रिस्क ज़्यादा होती है, डेट में रिस्क ज़्यादा होती है, तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप इक्विटी पे जाओ, अगर आपके लिए रिस्क कम है तो आप डेट पे जा सकते हो। सेवंथ है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है, जहाँ से आप पैसा उठा रहे हो, जहाँ से आप पैसा लेकर आ रहे हो, तो वहाँ की कंडीशन क्या है, कैसा चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करो, आप इक्विटी इशू करो, क्योंकि लोग बाग हाई प्राइजेस में भी, प्राइस देकर भी किसी भी प्राइस में आपके इक्विटी शेयर्स को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड होती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। और अगर डिफ्लेशन है तो आप इशू ना डेट को इशू करो, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग चाहत कर रहे हैं कि उनको कहीं से पैसा मिले, कहीं से पैसा उनकी इनकम हो, ठीक है ना, तो डेट को इशू करो जिससे इंटरेस्ट पेमेंट है ना हम उनको दे पाएँ और वो रेगुलर है ना एक तरीके से उनकी इनकम चालू हो जाए, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एट्थ है कंट्रोल कंसिडरेशन। आप चाहते हो कि सारा जो ओनरशिप है कंपनी का वो आपके पास रहे, तो आपको क्या करना है, आपको डेट इशू करना है, सिर्फ इंटरेस्ट देना है, कंपनी की कोई भी ओनरशिप उनके पास नहीं रहेगी, वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल फ्री हो और आपके पास आपके हाथों में पूरा ओनरशिप रहेगी, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन अगर ज़्यादा है तो आपको क्या इशू करना है, डेट इशू करना है। 9th एंड 10th पॉइंट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, एबिटा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी कि कितना प्रॉफिट आपका होना चाहिए, कितने टाइम्स आपका प्रॉफिट होना चाहिए विथ रिलेशन टू इंटरेस्ट। यानी कि मुझे बताओ, आप महीने में 100 रुपए का इंटरेस्ट भर रहे हो, लेकिन जो आपकी मंथली इनकम है वो 1000 रुपीज़ है, यानी कि आप जितना इंटरेस्ट भर रहे हो उसको कवर करने के लिए 10 टाइम्स आपकी इनकम यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे शो कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू कर देंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट पे करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, आराम से डेट इशू कर देंगे। और अगर ये जितना कम है फिर हम क्या करेंगे, हम इक्विटी इशू करेंगे। 10th है डेट सर्विस कवरेज रेशो, यानी डेट की सर्विस करने में जो हमको रेशो लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेट सर्विस रेशो। देखो बताओ, सुनना बात को, पैट यानी कि सब कुछ इंटरेस्ट हटा दिया, सब कुछ टैक्स हटा दिया, पैट निकल गया, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश रिसिप्ट्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। कहीं ना मोटा मोटी अगर आप देखो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मत लेना, लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखो तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। यानी कि कितना आपको अपना प्रॉफिट चाहिए जिससे आप अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सको, कितने टाइम्स होना चाहिए। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम डेट इशू कर देंगे, अगर कम है तो हम क्या कर देंगे, इक्विटी इशू कर देंगे। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसी के कुछ सब पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 2 में वापस हम फैक्टर अफेक्टिंग करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम उसको कर लेंगे। बस 5 से 7 मिनट आपकी अटेंशन और चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल और इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है। हमने जब डिसीजंस में पढ़ा था तो हमने 3 की डिसीजंस पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड थर्ड हमने पढ़ा था डिविडेंड डिसीजन। ये उससे अलग है, ठीक है। इसको फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर नहीं लेना है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है। ये कौन सा डिसीजन है, मेरे जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना है। सबसे पहले देखो, फिक्स्ड कैपिटल यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए हमको कैपिटल की नीड होती है, जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा। हमने देख लिया उस कैपिटल को हम डेट से लेकर आएंगे या फिर हम इक्विटी से लेकर आएंगे, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं वो हमने देख लिए हैं। लेकिन कैपिटल भी तो बहुत टाइप की होती है ना, जो हमको रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला मुझे फिक्स्ड
कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे अगर इस सेटअप में देखूं, जो मोबाइल फ़ोन है, मेरा जो लैपटॉप है, वो मेरे लिए फिक्स्ड कैपिटल है, उसकी रिक्वायरमेंट मुझे हो सकती है। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये पेन, इसकी इंक है ना, हो सकता है फैन, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सोर्स की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंस के सोर्स की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि हमको फाइनेंस की जरूरत है, तो जो इसमें फिक्स्ड है उसकी कितनी जरूरत है और इसमें जो वर्किंग कैपिटल है उसमें उसकी कितनी जरूरत है। हम जल्दी से देख लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है, यानी कि वो कैपिटल जो जिसका अमाउंट बड़ा है ना, वो एसेट्स जिसका अमाउंट बड़ा है और वो हमारे प्रोडक्शन में, फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे। ठीक है ना, हमको फर्दर हेल्प करेंगे, प्रोडक्शन में एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करेंगे, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो हमको कैपिटल चाहिए वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। एंड शॉर्ट टर्म के लिए जो हमको हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए वर्किंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल जिसको हमको रोजीना में काम लेकर आना है ना, रोजीना लोगों को है ना उसको पे आउट करना है, देना है, खर्चा पानी जो रोजीना का होता है वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो जल्दी से देख लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि आपको मशीनरी लानी है, आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए वो आपको चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस का नेचर ही मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर नेचर ऑफ बिजनेस आपका ट्रेडिंग है या फिर कोई ऑनलाइन स्टोर है तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका ऑपरेशन का स्केल, यानी कि आपका जो काम करने का है ना स्तर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर छोटा है तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी। थर्ड है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आप किस टेक्निक से प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। आप ज़्यादा, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उसके अंदर लेबर ज़्यादा काम करती है या फिर टेक्नोलॉजी, मशीन ज़्यादा काम करती है। अगर मशीन ज़्यादा काम करती है तो मशीन्स को सेटअप कर रहा होगा, उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका लेबर इंटेंसिव है, लेबर लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल है ना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से है ना रिक्वायरमेंट बदलती घटती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके आप ग्रोथ करेंगे, आगे जाके आप इन फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, वो प्लांट सेटअप करेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, आगे जाके आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सेटअप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फिफ्थ है एसेट अवेलेबल ऑन लीज। अगर मुझे बताओ आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जो आपको एसेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको लीज पर मिल गई है, यानी कि अभी के लिए याद कर लो कि रेंट पे मिल गई है। रेंट यानी कि लॉन्गर पीरियड के लेंथ है ना, रेंट के लिए आपको मिल गई है, तो अगर लीज पे मिल गई है तो वो क्या हो गया, वो वर्किंग कैपिटल हो गया, वो फिक्स्ड कैपिटल नहीं हुआ आपके लिए। क्यों? क्योंकि मंथली आपका रेंट जाएगा। ठीक है, तो अगर अवेलेबल ऑन लीज है तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर अवेलेबल ऑन लीज नहीं है, लीज पे अवेलेबल नहीं होती है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल, आपका जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होने वाली है। सिक्स्थ है कोलैबोरेशन इन जॉइंट वेंचर। कभी कभार क्या होता है कि दो बिजनेस साथ में आके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो इसके एसेट्स होते हैं वो इसके काम भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी फिक्स्ड कैपिटल तो कम लगेगी, इसकी फिक्स्ड कैपिटल तो कम लगेगी, क्योंकि यही अपने जो है ना फिक्स्ड एसेट्स हैं वो यहाँ पे लेकर आ रहा है। तो अगर जॉइंट वेंचर है, कोलैबोरेशन के अंदर काम करा जा रहा है, बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम हो सकती है। सेवंथ, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप एक प्रोडक्ट के अंदर डील करते थे और अब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करना चाहते हो, है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपनी एक्टिविटीज़ को, तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे, नई नई कैटेगरीज में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होने वाली है। एट्थ है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हर साल 2 महीने के अंदर उसको चेंज करवाना पड़ता है,
उसको अपग्रेड करना पड़ता है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आपको हर टाइम, हर 2-3 महीने के अंदर क्या होगा, उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स को डलवाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको वापस चेकअप करवाना पड़ेगा हर महीने 2 महीने, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है, ठीक है बच्चों। अब हमारा आ जाता है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। मुझे बताओ कि मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको इस पेन से पढ़ा रहा हूं, इस पेन के अंदर क्या होता है, इस पेन के अंदर डलता है इंक, तो इंक मेरे लिए क्या है, इंक मेरे लिए वर्किंग कैपिटल है। मुझे, है ना, जितने भी रुपए की इंक आती है वो उसको मुझे रोजीना डालनी होती है, हर महीने परचेज करनी होती है, ठीक है, कभी कभार मार्कर चेंज करना होता है, तो ये क्या है, वर्किंग कैपिटल है। लेकिन जो मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास जो कैमरा सेटअप है, उसको मुझे हर महीने परचेज नहीं करना है, हर मंथली उसको परचेज नहीं करना है, तो वो क्या है, वो फिक्स्ड है। लेकिन ये क्या है, ये वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो ये है, जल्दी से हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला तो देखो नेचर ऑफ बिजनेस ही है, मैंने आपको समझा दिया है। तो रिटेल शॉप है तो उसको लेस वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है, लेकिन अगर कोई होलसेलर है तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, कम है तो कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। देखो थर्ड आ जाता है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, आगे जाके आपको ग्रोथ करना है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, और अगर आपको ग्रोथ नहीं करना है, आगे जाके कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कोई ग्रोथ का माइंडसेट नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर होगी। देखो फोर्थ है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपकी कंपनी में जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेशन ज्यादा मांगती है, जल्दी जल्दी आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होता है, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और आपकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर लेबर इंटेंसिव है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होगी, ठीक ना बच्चों। अगर आपका लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है तो आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। फिफ्थ यहां पे आ जाता है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके उसको फाइनल गुड में बना दिया है और उसको आपने बेच दिया है, यानी कि प्रोक्यूरिंग से लेकर उसके सेल्स तक, कैश जब तक आपके हाथ में आता है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस किया, उसको बेच दिया, वहां से पैसा आ गया, तो जो ये टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ ज्यादा है, यानी कि आप अभी माल खरीद के लाओगे, उसको प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन करोगे, उसमें ना वैल्यू एडिशन करोगे, और 2-3 महीने बाद जाके वो बिकेगा और 3-4 महीने बाद आपके पास पैसा आएगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। सिक्स्थ है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अगर इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि लोग बाग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा तो वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा लगने वाली है। और वाइसा वर्सा आपका डिफ्लेशन में हो जाएगा। डिफ्लेशन है तो डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन कम होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होने वाली है। सेवंथ है क्रेडिट अलाउड और एट्थ है क्रेडिट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। क्रेडिट अलाउड, अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हो, क्रेडिट लोगों को देते हो, तो उससे क्या होगा, अगर आपने क्रेडिट लोगों को दिया तो आपने जो माल बेचा, अब वो 2-3 महीने बाद आपका पेमेंट आएगा, लेकिन आपने पेमेंट तो आगे कर दिया है, ठीक है, आपको पेमेंट करना है, लेकिन आपका पेमेंट 2-3 महीने बाद आपके पास आएगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और क्रेडिट रिसीव्ड, अगर आपको क्रेडिट आगे से मिल रहा है, आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, और अब आप लोगों को माल बेच रहे हो, तो आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो आप उनको पैसा दोगे, जो सप्लायर्स को पैसा दोगे, वो 2-3 महीने बाद आराम से रुककर पैसा दे सकते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट केस के अंदर कम होने वाली है। नाइन्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, ठीक है, 2-3 महीने उसमें वेस्ट करने पड़ते होंगे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में, ठीक है, तो आपको रॉ मटेरियल का
का स्टॉक ज़्यादा अपने पास रखना होगा, स्टॉक ज़्यादा अपने पास रखना होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है। 10th है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करके रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री ज़्यादा करके रखनी पड़ेगी और उससे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। वैसा वर्सा हर केस में डाउन कर लेना एंड वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम कर देना। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एंड अब हम अगले वीडियो के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स वाले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।